तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे आप तालिका को बिना रट्टा मारे, बिना किसी दिक्कत के आप इसे बना। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें मैं आज आपको उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अर्थ को, इसकी मान्यता को, इसकी तालिका, रेखा चित्र, परिवर्तन और विशेषता यानी उत्पादन संभावना वक्र के ए से लेकर जेड तक आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, बट आप अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपको उत्पादन संभावना वक्र के अर्थ को मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी के अर्थ को समझते हैं और इसकी मान्यता के बारे में जानते हैं। फिर हम तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से इसके अर्थ को पूर्ण रूप से मैं आपको समझा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दिए गए संसाधनों या साधनों तथा तकनीक पर दो वस्तुओं, ध्यान दीजिए, दो वस्तुओं के मध्य यानी बीच में, मध्य उत्पादन की सभी संभव वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। अब इसके अर्थ में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, यहां पे मैंने इसके अर्थ को लिख रखा है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दिए हुए संसाधनों या साधनों तथा तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच या दो वस्तुओं के मध्य उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। इसके अर्थ को आप जैसे मर्जी लिखें, अपने शब्दों में लिखें, बट जब भी आप इसके अर्थ को लिखोगे तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। यानी मैं लिख रहा हूं उत्पादन संभावना वक्र। देखिए, इसके नाम से काम पता लग जाता है। उत्पादन मतलब दो वस्तुओं का उत्पादन, संभावना यानी संभावना कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, और जो वक्र इसे दिखाता है उसे ही हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले दिए हुए संसाधन तथा तकनीक। अब इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगा कि दिए हुए संसाधन या संसाधन तथा तकनीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दो वस्तुएं, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं सभी वैकल्पिक संभावना उत्पादन की सभी वैकल्पिक संयोग, उत्पादन के सभी वैकल्पिक संयोग प्रकट करना।
तो देखिए, आप डेफिनेशन जैसा मर्जी लिखिए, बट आपने याद रखना है कि उत्पादन संभावना वक्र में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, जो आपके संसाधन होते हैं या जो आपकी तकनीक होती है वो स्थिर है। सबसे मेन बात आपने याद रखनी है ये बात मेरी, कि उत्पादन संभावना वक्र एक वक्र है जो कि हमें अर्थशास्त्र का या व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत बताता है। और कोई भी सिद्धांत जब हम बनाते हैं, कोई भी नियम बनाते हैं, तो हम कुछ चीजों को अपरिवर्तनशील पहले से मान के चलते हैं। तो जब भी हम उत्पादन संभावना वक्र की अध्ययन करते हैं, तो हम दिए हुए संसाधन व तकनीक, इन दोनों को ही हम ये मान के चलते हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ही हम उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं या पूर्व धारणाएं या कहें कि एजम्पशंस कहते हैं। यानी हम पहले से ऐसे मान के चलते हैं कि जो दिया हुआ संसाधन है और जो तकनीक है, उन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उत्पादन संभावना वक्र में हमेशा मेरे दोस्तों सिर्फ दो ही वस्तुओं के उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम कहें कि भाई गेहूं और चावल, चावल और मक्का, ठीक है, कोई भी दो वस्तु, पर सिर्फ दो ही होनी चाहिए, चार नहीं होनी चाहिए। याद रखनी है बात। और तीसरी बात है कि ये उत्पादन के सभी वैकल्पिक प्रयोग यानी संयोगों को प्रकट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। अब ये वैकल्पिक संयोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये 100 एकड़ जमीन है, मान लीजिए ये 100 एकड़ जमीन है, मान लीजिए ये है किसान, ठीक है, ये किसान है। अब ये किसान यहाँ पे गेहूं भी उगा सकता है यानी वीट भी उगा सकता है और राइस भी उगा सकता है, ठीक है। अगर इस पूरे जमीन पर अगर वो केवल गेहूं उगा रहा है तो चावल उसे 0 मिलेगा। अगर चावल पूरे में उगा रहा है तो गेहूं उसको 0 मिलेगा। बट वो ये डिसाइड करता है कि वो दोनों उगाना चाहता है, तब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखेगा यानी वैकल्पिक। तो वो क्या कर सकता है, मान लीजिए अगर पूरे में गेहूं उगा रहा है तो चावल नहीं मिलेगा, चावल उगा रहा है तो गेहूं नहीं मिलेगा। बट वो ऐसा भी तो कर सकता है कि 60% जमीन पे वो गेहूं उगा ले और 40% जमीन पे वो चावल उगा ले। ऐसा भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो 90% जमीन पे गेहूं उगा ले और 10% पे वो चावल उगा ले। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन। और उन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को, उन्हीं सभी उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावनाओं को जो प्रकट करने वाला वक्र होता है, उसे ही दोस्तों हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। उत्पादन संभावना वक्र में आपने तीन ही बातें याद रखनी है कि जो दिए हुए साधन है या जो संसाधन है और जो तकनीक है, पहली बात तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम उन्हें कांस्टेंट मान के चलते हैं, हम उन्हें स्थिर मान के चलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उत्पादन संभावना वक्र में दो ही वस्तुओं के उत्पादन के बारे में सोचा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि उन दो वस्तुओं के बीच किसी साधन यानी किसी संसाधन का और किसी तकनीक का प्रयोग करके हम कौन कौन सी उत्पादन की संभावनाएं खोज सकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। देखिए दोस्तों, उत्पादन मतलब क्या होता है, उत्पादन एक मूल्य वृद्धि प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि करके यानी उपयोगिता में वृद्धि करके उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। संभावना तो आप जानते हो कि कौन कौन सी संभावनाएं हम कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये एक संभावना है कि 40%, 60%, 50-50 कर सकते हैं, 30-70 कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और वक्र तो है ही वक्र जो हमें ये चीज समझाता है। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों हम ये साफ करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का हमें अर्थ तो समझ में आ गया। अब उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं कौन सी हैं? अगर हम बात करें उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं एजम्पशन यानी पूर्व धारणाएं, मान्यताएं। तो देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की दो मान्यताएं हैं
यानी कोई भी नियम अर्थशास्त्र में जब हम बनाते हैं, भले वो मांग का नियम हो, भले वो पूर्ति का नियम हो, भले वो परिवर्तित अनुपात का नियम हो या पैमाने का प्रतिफल का नियम हो, कोई भी नियम अर्थशास्त्र में कोई भी नियम बनाया जाता है तो हम कुछ चीजों को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं। तो जो चीज स्थिर मानी जाती है और ये मान लिया जाता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे उसकी एग्जेम्पशंस यानी मान्यताएं यानी पूर्वधारणाएं कहते हैं। तो जब हम उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करते हैं दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करते हैं और दो वस्तुओं के सभी वैकल्पिक संभावनाओं को खोजते हैं उत्पादन की, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो संसाधन है और जो तकनीक है उन दोनों में परिवर्तन नहीं होता। यानी क्या कि जो हमारे संसाधन है, जो हमारे संसाधन है, संसाधन सीमित है या संसाधन स्थिर है, संसाधन स्थिर है, संसाधन स्थिर है यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात हम इसी का सब पॉइंट बना सकते हैं कि उन संसाधनों का या साधनों का, संसाधनों का या संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, पूर्ण उपयोग होता है, आप ये भी मान के चल लेंगे। और दूसरी बात कि उन संसाधनों का या साधनों का वो पूर्ण कुशल है, यानी उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, एक में पूरा फुल यूटिलाइजेशन होता है, और साधन जो है हमारे वो पूर्ण कुशल है यानी कुशल है, यानी कोई उसमें अकुशल वर्कर नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात पे विशेष बल दीजिए कि जो हमारे संसाधन है वो स्थिर है, हम स्थिर मान के चलते हैं और ये भी मान लेते हैं साथ में कि उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है और वो पूर्ण कुशल है, यानी वो कुशल है। ऐसा नहीं है कि अनस्किलफुल है, ऐसा जमीन नहीं है कि भाई उसमें आप खेती करेंगे तो खेती होगी नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम ऐसा मान लेंगे। दूसरी बात दोस्तों क्या कि भाई तकनीक स्थिर है, तकनीक, अब भाई तकनीक क्या होती है, मैंने आपको बताया था तकनीक भी स्थिर है। अब भाई आपको ये भी पता है कि तकनीक क्या होती है। भाई देखिए, अगर खेती करते हैं शुरुआत में, अगर प्राचीन काल में अगर आप बात करें तो प्राचीन काल में मानव खुद से खेती करता था, वो खुद ही हल बन जाता था। धीरे धीरे उसने बैलों का प्रयोग किया, फिर ट्रैक्टरों का प्रयोग किया और आज अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग करता है। तो काम करने के तरीके को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, तकनीक कहते हैं। और जब काम करना, कोई भी जब हम काम मशीनों के माध्यम से करते हैं तो वो तकनीक किसमें बदल जाती है, टेक्नोलॉजी में बदल जाती है, यानी प्रौद्योगिकी में बदल जाती है। तो हम ये मान के चलेंगे, ये पूर्ण उत्पादन संभावना वक्र का ये मान्यता है कि जो हमारे साधन है या संसाधन है, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं या जो हमारे इनपुट्स हैं वो हमारे कांस्टेंट है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक है वो भी हमारी स्थिर है। ये दोनों चीजें हम मान के चलते हैं और जब इनमें परिवर्तन आता है, भले संसाधन में परिवर्तन आए या तकनीक में परिवर्तन आए, तो फिर उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन आता है, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपसे 100% 11th क्लास में हो या आप 12th क्लास में हो या फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप कंपटीशन लेवल की इकोनॉमिक्स कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, और यहां से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है ये समझ में आ गया, उसका अर्थ समझ में आ गया, उसके अर्थ में कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें ये समझ में आ गई, अब उसकी क्या मान्यता है ये भी समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको इसके डायग्राम और तालिका को समझाता हूं, और आप बिना रट्टा मारे कैसे याद रख सकते हो कि इसकी तालिका कैसे बनानी है और इसका डायग्राम कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तालिका की। तालिका देखिए, मैं कैसे याद रखता हूं, मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं है, मुझसे कभी भी आप तालिका बना ले, तो आपको तालिका याद नहीं करनी होती है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसलिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने चैनल पे रेगुलर रहूंगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो देखिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा गेहूं, मैंने यहाँ लिखा गेहूं व चावल, गेहूं व चावल की तालिका
तालिका, तालिका जिसमें हम पीपीसी कर्व का प्रयोग करेंगे, हम संभावना प्रकट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिख दीजिए उत्पादन, उत्पादन संभावनाएं, उत्पादन संभावनाएं यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट या वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। फिर आप यहां पे लिख दें गेहूं यानी पहली वस्तु या वस्तु एक भी आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिख दें आप चावल, जिसे आप वस्तु दो भी लिख सकते हो, गुड वन गुड टू। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन आपने देखिए, मैंने भी आपको बताया कि उत्पादन के सभी वैकल्पिक संभावनाओं को या संयोगों को प्रकट करता है। संयोग मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कौन कौन से कॉम्बिनेशन में हम फसल उगा सकते हैं किसी खेत में। या कोई मशीन है हम जिससे भैया क्या कर सकते हैं, जूते भी बना सकते हैं। कोई मशीन है हम उससे जूते भी बना सकते हैं और चप्पल भी बना सकते हैं। तो उस मशीन का प्रयोग करके हम कितने जूते और चप्पल वेरियस कॉम्बिनेशन में, यानी मान लीजिए 60% जूते बना रहे हैं तो 40% हम चप्पल बना रहे हैं, जब 50-50 करें, 70-30 करें, तो बहुत कोई भी दो वस्तु, सिर्फ गेहूं चावल नहीं, कोई भी दो वस्तुओं के बीच की सभी उत्पादन संभावनाओं को प्रकट करने वाले वक्र को ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो दिए हुए संसाधन तकनीक पर होते हैं, जिन्हें हम स्थिर मान के चलते हैं। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आप 100 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, 100 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, तो आपको चावल मिल रहा है 0, तो आपको चावल मिल रहा है 0। इस बात पे ध्यान देना। यानी जो किसान है वो अपनी खेती में, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक बना लिया जमीन का टुकड़ा, मान लीजिए आप, और ये है एक किसान, ठीक है, मैंने ये किसान बना दिया। अगर इस पूरे खेत में वो केवल गेहूं उगाता है और चावल बिल्कुल नहीं उगाता, तो उसे 100 टन गेहूं मिलेगा और 0 टन उसे चावल मिलेगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन उसका क्या था, दूसरा कॉम्बिनेशन उसने कैसे बनाया, उसने क्या किया, 10 टन गेहूं के उत्पादन का त्याग किया। देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये किसान गेहूं भी उगाना चाहता है, गेहूं तो इसे 100% मिल रहा था, बट चावल नहीं मिल रहा था। अब इसे चावल की भी आवश्यकता है। क्या ये गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन को एक साथ बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता मेरे दोस्तों। क्यों नहीं बढ़ा सकता? रीजन समझिए। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, आज सीमित होती हैं, जबकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर हमें एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे संसाधन दुर्लभ हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। संसाधन दुर्लभ है और वैकल्पिक प्रयोग है, इसी की वजह से तो चयन की समस्या उत्पन्न होती है। आ रही है मेरी बात समझ? इसी की वजह से तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व आता है इस दुनिया में। तो क्योंकि अगर हम गेहूं चावल का 100 एकड़ जमीन पे जितना मर्जी उत्पादन दोनों का एक साथ बढ़ा सकते, तो अभी मुझे ये वीडियो को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे दोस्तों। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब इसे क्या चाहिए, इसे चावल भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, इधर से 10% जमीन से या 100 टन गेहूं का त्याग करेगा। अब त्याग करने से ये यहां पे क्या करेगा, चावल उगा देगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसने अगर 90 टन गेहूं का उत्पादन के लिए, जब ये 10 टन गेहूं का त्याग कर रहा है, तो इसे 10 टन चावल प्राप्त हो रहा है, 10 टन चावल प्राप्त हो रहा है। इस बात को जरा समझिए। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भैया सिंपल सी बात है, पहले तो 10 हुआ, अब 10 के बाद आप घटाओ 20, तो देखो 10 से पहले का गैप है 10। आप पहले याद रखो भाई, पहले 10 घटेगा, फिर 20 घटेगा, फिर 30 घटेगा और फिर 40 घटेगा। 10 घटाओगे तो 10 टन मिलेगा चावल, फिर 10 टन बढ़ेगा, फिर 10 टन बढ़ेगा और फिर 10 टन बढ़ेगा। ऐसे आपको याद रखनी है ये वाली बात। तो टेबल बनाना बहुत इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है टेबल बनाने में। अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो पहला कॉम्बिनेशन 100 0 है, दूसरा कॉम्बिनेशन 10 और 90 और 10 है, और तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा, देखिए अगर अब हमें 20 घटाने, तो भाई 20 घटाएंगे तो 70 आएगा, यहाँ पे फिर दोबारा 20 हो गया ये,
ये कितना हो गया 20 हो गया, 10 बढ़ गया। फिर हमारा डी पॉइंट क्या बनेगा, इस बार पहले हमने कितने घटाए 10 घटाए, फिर कितने घटाए 20 घटाए, अब कितने घटाने 30 घटाने, 30 घटेंगे तो कितना बचेगा भाई, नेचुरल सी बात है अगर हम 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। जैसे ही ये 40 टन होगा तो ये 30 टन हो जाएगा। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा 5 भाई, 1 2 3 4 5 पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 संभावनाएं हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब देखिए अगर मैं पहले मैंने 10 घटाया, फिर मैंने 20 घटाया, फिर मैंने 30 घटाया, अब कितने घटाने पड़ेंगे 40 घटाने पड़ेंगे। तो 40 घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 10% यानी 10 टन और बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे आप तालिका को बिना रट्टा मारे, बिना किसी दिक्कत के आप इसे बना सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई पहला कॉम्बिनेशन है हमारा 100 और 0 का पहला, दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा 90 और 10 का, तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा 70 और 20 का, चौथा कॉम्बिनेशन है हमारा 40 और 30 का, पांचवा कॉम्बिनेशन है हमारा 0 और 40 का। आ रही है बात समझ। तो देखो ये पहली संभावना हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये पांचवी हो गई। तो तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्पादन संभावना वक्र दिए हुए संसाधन और तकनीक जो कि स्थिर रहते हैं, दो वस्तुओं के बीच उत्पादन के सभी वैकल्पिक यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रकट करने वाले ही वक्र को हम उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी कर्व कहते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकती है एक देश की सरकार या एक देश का प्रोड्यूसर अपने संसाधन का प्रयोग करके। अगर उसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे संसाधन सीमित होते हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। ये बात आपने समझा। तो मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, डायग्राम कि भाई डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए डायग्राम बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ए डायग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है अर्थशास्त्र अगर आप समझते हो, और अर्थशास्त्र से मुश्किल विषय नहीं है इस दुनिया में यदि आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र का मैंने आपको पहले अर्थ बताया, फिर मान्यता बताई, फिर मैंने इसकी तालिका बनाई। अब मैं इसका रेखा चित्र यानी आलेख आपको बना के दिखाता हूं। रेखा चित्र कहें आप इसे, या फिर आप इसे आलेख कहें, इंग्लिश में इसे हम डायग्राम कहते हैं, डायग्राम। और इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाना होता ही होता है। अगर आपसे एग्जाम में नहीं भी बोला जाए डायग्राम बनाने के लिए और 3 या फिर 4 या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, या आप ग्रेजुएशन में हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आप डायग्राम और शेड्यूल यानी टेबल नहीं बनाते हो तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप हमेशा उत्पादन संभावना वक्र के पहले अर्थ को बताएं, फिर उसके मान्यता को बताएं, फिर उसकी तालिका बताएं, उसकी तालिका को एक्सप्लेन करें, फिर डायग्राम बनाएं, उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करें, तब आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो अब देखिए रेखा चित्र बनाना है, तो रेखा चित्र बनाने का पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए आपने मैथ्स पढ़ी है और मैथ्स में आप जानते हो कि मैथ्स में हमें आलेख बनाना होता है। ये वही आलेख है दोस्तों जो मैथ्स में आप वेरियस आप ग्राफ्स बनाते हो, वही चीज है ये। तो देखिए ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। जब हम इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है, ये हम नेगेटिव वाई बनाते हैं, है ना। तो और ये हमारा ओरिजिन होता है यानी मूल बिंदु होता है। हम हमेशा पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट होता है चतुर्थांश होता है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है। बाकी हम नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स को हटा देते हैं। तो हमारा डायग्राम आपने देखा भी होगा ज्यादातर इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये 2 ही रेखाएं बनती है, ये वाई एक्सिस जो पॉजिटिव है, सॉरी
वाई एक्सिस जो पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस जो कि पॉजिटिव है। तो पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको समझाने की कोशिश की कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये कहां से आया, एक्चुअली मैथ से ही आया है, ये मैथ से ही आया है, ठीक है, आप ये समझिए। पर ये दोनों नेगेटिव होते हैं इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और इसके डायग्राम को बनाते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं इसको रट्टा मारना। भैया रट्टा मत मारना, आपसे मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं तो चीजों को समझना शुरू कीजिए, ना कि रटना। आप ये मत सोचिए कि डायग्राम आप रट लो, आप तालिका रट लो, नहीं, उसको समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मैंने अभी आपको शेड्यूल बनाया या तालिका बनाई, तो मैंने आपको बताया कि पहले फेज में हम 10 घटाएंगे, दूसरे फेज में हम 20 का त्याग करेंगे, तीसरे फेज में हम 30 टन गेहूं का त्याग करेंगे और चौथे फेज में हम 40 टन गेहूं का उत्पादन करेंगे। और पहले 10 के बदले में हमें 10 टन चावल मिला, फिर 20 के त्याग करने पे फिर 10 टन मिला, फिर 30 के, मतलब ऐसे करना पड़ेगा। याद रखना है ये बात, आपने कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करनी है, ना कि रटने की। दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे आपने ले लिया राइस, जिसका आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हो वो एक्स एक्सिस पे रखो, जिसका उत्पादन का त्याग करना चाहते हो उसे आप रखें वाई एक्सिस पे। क्लियर है? तो जिसका, जैसे आप गुड 1 का यानी वस्तु 1 का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो उसे एक्स एक्सिस पे रखो, वस्तु 2 का आप उत्पादन घटाना चाहते हो तो उसे वाई एक्सिस पे रखें। ये मैं आपको सारी बेसिक बता रहा हूँ, हाथ से लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, पहले से लिख के इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप सबकी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमें लिख कर बताएं, इसलिए दोस्तों मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रयास को, इस मेहनत को जाया ना जाने दें और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल के बारे में अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताया करें। अपने जितने भी क्लासमेट्स होते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में मेरे चैनल्स को जरूर प्रमोट करें। दोस्तों ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब जरा देखिए मेरे दोस्तों, हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। मुझे पता है कि गेहूं 100 तक ले जाना है और चावल है मेरा 40, ठीक है, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं पहले 10 लगाऊंगा, 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारा 100, ठीक है, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। आप 100 से ज्यादा भी ले सकते हैं, बट आपने याद रखना है 10 10 10 10 10 ऐसे बढ़ना चाहिए आपका। मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बनाता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा भाई माफी चाहता हूँ इसके लिए, अच्छा सा बनाता हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। मैंने ये डायग्राम बनाया, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये हमारा ओरिजिन यानी हमारा मूल बिंदु। तो पहले मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारा 100, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। चावल में मैंने क्या किया भाई, 10, 20, 30, 40 और एक कर लिया 50, एक आधा फालतू रख सकते हैं आप। यहां आ गया आपका चावल यानी राइस, ये आ गया आपका गेहूं यानी व्हीट आ गया। पहला क्या था भाई, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 1 में क्या था, मैं यहां पे कॉम्बिनेशन 1 लिख देता हूं। पहले क्या था, गेहूं यानी व्हीट, व्हीट हमें 100 टन मिल रहा था, तो जो हमारा राइस था वो हमें 0 टन मिल रहा था। तो यानी देखिए एक्स एक्सिस, एक्स जो भी दूसरी वस्तु होगी वो एक्स है और जो पहली वस्तु होगी वो वाई है। तो यहां पे देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, ये बात मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको डायग्राम समझा पाऊं सही से, क्योंकि डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि कोई भी ग्राफ होता है, मैथ्स वाला ग्राफ, उसमें एक्स पूरे एक्स एक्सिस पे, वाई क्या होता है, 0 होता है, और पूरे वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। अगर चावल जो आपकी सेकंड में है, देखो कोई भी हम पॉइंट लोकेट करते हैं कहीं पे भी, तो पहला, जैसे ये पहला पॉइंट मैंने लोकेट किया यहाँ पे किया, तो भैया
पहले मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, एक्स की या वाई की, एक्स की, और एक्स कितना मिल रहा था 0 और वाई कितना था 100। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप ये समझिए कि एक्स चावल हमारा एक्स एक्सिस पे है जो कि 0 है, और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा बन गया ए हमारा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम पहले चावल के लिए लिखेंगे 0 और गेहूं के लिए लिखेंगे 100। आप सोच रहे हो कि भैया मैंने 100 पहले क्यों नहीं लिखा, 0 बाद में क्यों नहीं लिखा? रीजन है क्योंकि हमें याद रखनी है ये बात, हमें ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा, ए पॉइंट लिखा मान लो, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो x पर जो कि हमारा चावल है, चावल हमारा x वस्तु पे आ रहा है और गेहूं हमारा y वस्तु पे आ रहा है, तो y की वैल्यू तो 100 है और x की वैल्यू क्या है 0, और y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, दूसरा कॉम्बिनेशन था 10 घटाने 90, 100 टन से अगर हम 90 टन कर देंगे गेहूं के उत्पादन को तो हमें 10 टन चावल मिल जाएगा, ये बात आप जानते हैं। अब मैंने क्या किया, देखिए हमें 10 है, ये मेरा 10 है, वाई क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, मैं यहां से बिल्कुल सीधा जाऊंगा, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर गिनना है मुझे, मेरा पॉइंट यहां आ जाएगा। ये अगर मैं यहां से कार्टेन प्लेन फॉर्म करूंगा तो हमारा एक्स मिलेगा, यहां से करूंगा तो 90 मिलेगा, तो इसका मतलब ये सही है। तो बी कॉम्बिनेशन में हमें 10 टन चावल मिल गया, जबकि हमारा जो गेहूं है वो 100 से घट के 90 हो गया। ऐसा क्यों किया? अगर मुझे चावल के उत्पादन को बढ़ाना है तो मुझे 100% गेहूं के उत्पादन को कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि मैंने आपको ये बात केंद्रीय समस्या के टाइम पे भी बताई थी कि अगर आप एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाओगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सीमित है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का एक ही समय पे उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान देनी है। तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, तीसरा कॉम्बिनेशन था मेरे दोस्तों हमारा कि इस बार हमें 20 घटाने, फिर हमें ये 10 पहले 0 से 10 हो गया था और ये 20 हो गया था। तो देखिए इस बार 20 x x 20 यहां से बिल्कुल सीधा जाए, बिल्कुल सीधा, और 70 पे ऐसे मार्क कर दे, तो ये आ गया आपका तीसरा कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा चावल 20 टन मिल रहा है और गेहूं हमारा 70 टन है। पहले हमने 10 टन गेहूं का त्याग किया, फिर हमने 20 टन गेहूं का त्याग किया। पहले जब 10 टन किया तो हमें 10 टन अतिरिक्त चावल मिला, फिर 20 टन किया तो फिर हमें 10 टन अतिरिक्त चावल मिला। दोस्तों यही सबसे मेन बात है। अब जरा देखते जाएंगे चौथा कॉम्बिनेशन क्या था। पहले हमें 10 घटाने थे, फिर 20 घटाने थे, और 20 के बाद अब कितने घटाने थे 30 घटाएंगे तो नेचुरल सी बात है 40 आएगा। 40 जैसे होगा तो ये पहले 10 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ जाएगा। तो तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा कि गेहूं हमारा 30 पे, मैं चावल हमें 30 टन मिल रहा है, कितने पे, जब गेहूं का उत्पादन कितना कर देते हैं हम घटा के 40 टन कर देते हैं। तो भैया हमारा नेक्स्ट आ गया 30 पॉइंट। तो इसमें हमारा गेहूं कितना मिल रहा है 30 टन मिल रहा है, जबकि चावल हमें 30 टन मिल रहा है और गेहूं का हमने पहले 70 कर दिया था, उसको और घटा के हमने उसको 40 टन पे कर दिया। हमें त्याग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वीट का उत्पादन घटता जा रहा है तो राइस का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ही समय पे हम एक वस्तु के उत्पादन, दोनों वस्तुओं के उत्पादन को नहीं घटा सकते। अगर हम गेहूं के उत्पादन को घटाएंगे तो चावल का उत्पादन बढ़ेगा, और चावल के उत्पादन को घटाएंगे तो गेहूं का उत्पादन घटेगा। इसी बात को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। लास्ट कॉम्बिनेशन था हमारा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये तो केवल आपको एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए लास्ट कॉम्बिनेशन ये था कि अगर देखो पहले हमने 10 घटाया, फिर हमने 20 घटाया, फिर हमने 30 घटाया, अब 30 के बाद कितना घटेगा 40, तो 40 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा और गेहूं का उत्पादन हो जाएगा 40। तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये 40 हो गया। अब y क्या हो गया हमारा 0, यहाँ पे x 0 था, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूंगा
तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो ई कॉम्बिनेशन में हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 40 पे 0। तो देखिए पहला हमारा x है, पहला हमारा x है, दूसरा हमारा y है, क्लियर है। और इसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में अगर कहूं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम बोलते हैं एप्सिका, और y वैल्यू की मान को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हिंदी में कहूं तो पहले को हम बोलते हैं भुज और दूसरे को कहते हैं कोटि, और दोनों को एक साथ बोला जाता है निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई हैं, क्योंकि दोस्तों यही फर्क है बाकी टीचर्स में और मेरे में। बाकी टीचर्स ये मान के चलते हैं कि आपको पता है, बट मैं ये ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि आपको सब कुछ आता है तो फिर मैं वीडियो क्यों बनाऊं। मैं आपको जीरो से बताना पसंद करता हूं, इसलिए बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे विद्यार्थी और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस टीचिंग को पसंद करते हैं, क्योंकि मैं आपसे पूछने से पहले ही आपको बता देता हूं। और मैं ऐसे ही रहूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक है। तो आप इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है डायग्राम, बट ये मैंने अभी मार्क करके दिखा है, ऐसे दिखता है। तो आपने देखा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, और आप इसमें 30 डालोगे, फिर इसमें 20 से मिला दोगे, इसको 10 से मिला दोगे, है ना। तो ये हमारा लॉस है, ये हमारा गेन है, ये हमारा लॉस है, ये हमारा गेन है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए पहले मैंने 10 टन गेहूं का त्याग किया था, क्योंकि सीमांत अवसर लागत, थोड़ा सा ये समझा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीमांत अवसर लागत को बिना समझे आप उत्पादन संभावना वक्र नहीं सीख सकते। सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, देखो सीमांत अवसर लागत, अभी मैंने आपको क्या बात कही कि उत्पादन संभावना वक्र दिए हुए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की सभी वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें घटाना ही पड़ेगा, हमें बिना त्याग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, आपकी जूतों की फैक्ट्री है, मान लीजिए आपकी बिहार में जूते बनाने की फैक्ट्री है, और एक मशीन है, आपके पास 10 मशीन है और 10,000 वर्कर हैं। अगर आप अपने जूते का उत्पादन बढ़ाओगे एक दिन में, पर्टिकुलर डे में, तो आपको चप्पल का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मशीनें लिमिटेड है, आपके वर्कर्स भी लिमिटेड है। अगर आप चप्पल के उत्पादन को बढ़ाओगे तो जूते का उत्पादन घटाना पड़ेगा। तो दोनों को एक साथ आप नहीं बढ़ा सकते। और जब आप एक वस्तु का उत्पादन का त्याग करते हो दूसरे वस्तु की उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, तो जो त्याग होता है और जो प्राप्त किया है, उन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसे ही हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने लिखा डेल्टा y वस्तु की हानि, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक्स में डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे पहले गेहूं का उत्पादन 100 था, 100 से फिर 90 हुआ, 90 से 70 हुआ, 70 से 40 हुआ, 40 से 0 हो गया, यानी इसकी हानि होती गई। फिर डेल्टा x वस्तु का लाभ, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, एक वस्तु का त्याग, एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा को जितना त्यागा जाता है, उन दोनों के बीच के अनुपात को ही सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और सीमांत अवसर लागत का ये फॉर्मूला लिखते समय आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो आप जिस वस्तु का त्याग कर रहे हैं ना, वो आपका अंश बनेगा यानी न्यूमिनेटर बनेगा, और जो आप प्राप्त कर रहे हो वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर बनेगा। अगर आप इसे ऊपर और इसे नीचे कर देते हैं तो सीमांत अवसर लागत खत्म हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। आप इसे एग्जाम में याद रखें और जिंदगी भर याद रखें, इसके लिए मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। तो देखिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है और ये किसान है, ठीक है,
और इस किसान ने पूरे में गेहूं उगा रखा है, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई चावल तो 0% मिल रहा है और गेहूं उसको 100 टन मिल रहा है, मान लीजिए आप ऐसा, ठीक है। अब अगर मानिए इसे चावल चाहिए और ये चावल का भी उत्पादन करना चाहता है, तो क्या चावल की फसल गेहूं की फसल के ऊपर लगा देगा? नहीं ना। पहले इसे क्या करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया से चावल की फसल गेहूं की फसल को काटना पड़ेगा, तो पहले त्यागना पड़ेगा, इसलिए वो ऊपर आएगा और फिर त्याग के फिर वो चावल यहाँ बोएगा, फिर उसे प्राप्त होगा। तो पहले किसी वस्तु के उत्पादन को त्यागना पड़ता है, इसलिए वो ऊपर, फिर उसको हमें उसके बदले में हम दूसरे उत्पाद लगाते हैं, तो इसलिए वो नीचे आता है। तो इससे आप याद रखोगे कि भाई अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई सीमांत अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन की कितनी मात्रा का त्याग किया जाता है, उन दोनों के बीच के अनुपात यानी रेशियो को ही हम बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। तो कितना सिंपल है ना दोस्तों इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है और कोई भी विषय सभी बहुत सिंपल है, यदि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से समझने का ये प्रयास करते हो। देखिए आप कितना भी रट लीजिए, इकोनॉमिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। तो आई थिंक आपको तालिका भी समझ में आ गई, डायग्राम भी समझ में आ गया। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हमने ये तो बता दिया भाई, उत्पादन संभावना वक्र के मैंने अर्थ को बता दिया, उसकी मान्यता को बता दिया, उसका टेबल बता दिया है, उसका डायग्राम बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं सीमांत अवसर लागत। एक तो मैंने आपको बताया सीमांत अवसर लागत, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी विशेषता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सीमांत अवसर लागत की विशेषताएं क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कह रहा हूं इसकी फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसे, इंग्लिश में मुझे बोलने में दिक्कत होती है, यानी उत्पादन संभावना वक्र, जिसे रूपांतरण वक्र भी कहते हैं, उत्पादन की सीमा भी कहते हैं या उत्पादन की सीमा वक्र भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, आप इसे याद रखें पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, या ट्रांसफर कर्व भी इसे हम कहते हैं। तो भाई ये सीमांत अवसर लागत जो है उत्पादन संभावना वक्र जो है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? विशेषताओं को हम बोलते हैं मुझे बोलने में दिक्कत होती है, इसको तो मैंने लिख दिया, फीचर्स भी आप बोल सकते हैं। तो पहला इसका विशेषता है, देखिए पहली इसकी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन यानी पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के उन्मुख होता है, उन्मुख या नतोदर होता है। अब इसका पहले मतलब समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में ही नहीं आता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही 5 सेकंड में आपको समझा देंगे, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और यदि कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप ये बात समझिए, अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया उत्पादन संभावना वक्र का, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब उत्पादन संभावना वक्र का मैंने आपको डायग्राम तो बना दिया। अब मेरे दोस्तों आप ये समझिए कि जब हमें गेहूं 100 टन और चावल 0% मिल रहा था, यानी 0 टन मिल रहा था, जैसे हमने क्या किया, अगला कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया था भाई, हमने 10 टन और 90 टन। फिर हमने क्या बनाया था कॉम्बिनेशन, हमने बनाया था कॉम्बिनेशन भाई, सिंपल सी बात है, ये 0 से 10 ये 20, तो ये कितना हो गया था 70। फिर हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना था 30 और 40 बना था। फिर हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन बना था ABCD और अब बना था E, और E कॉम्बिनेशन बना था भाई 40 और 0।
अब आप देखिए, आप इसी कॉम्बिनेशन से समझ जाएंगे कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख क्यों होता है, यानी कॉनकेव क्यों होता है। कॉनकेव यानी कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो चम्मच की अंदरूनी साइड होती है। आप देख रहे हैं कि अगर ये डायग्राम है तो ये इस तरीके से, यानी ऊपर ये पॉलिश है मान लीजिए, नीचे वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, मेरी बात को समझ रहे हैं, ये वाला एरिया, तो ये उन्मुख क्यों होता है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु यानी जहां पे x और y दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों की वैल्यू 0 होते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई पहली सबसे मेन विशेषता होती है उत्पादन संभावना वक्र की, कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के उन्मुख होता है। उन्मुख होता है यानी उसकी तरफ मुड़ता है, यानी कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। अब क्यों होता है, रीजन यही है। देखिए, आपको यही चीज आप रट्टा मान लेते हैं कि भाई नतोदर होता है। अब क्यों होता है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। आप टेबल से समझ सकते हैं इस बात को। देखिए टेबल, मैंने कॉम्बिनेशन, यहां पे मैंने व्हीट लिखा, यहां पे मैंने राइस लिखा, ठीक है, और यहां पे मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा, यानी सीमांत अवसर लागत लिखा, ठीक है। यहां पे मैंने वेरियस कॉम्बिनेशन लिखा, वेरियस कॉम्बिनेशन लिख दिया, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 कॉम्बिनेशन। पहले हमें 100 टन गेहूं मिल रहा था, 0 टन चावल, ठीक। फिर हमें क्या हुआ, हमने 10 टन गेहूं का त्याग किया तो हमें 10 टन चावल मिल गया। फिर हमने 20 टन गेहूं का त्याग किया तो हमें फिर 10 टन चावल मिल गया, यानी 10 के बाद 0। फिर हमने क्या किया भैया, 40 टन हमने चावल पे हमें ये फिर 30 टन मिलने लगा, फिर ये 0 हो गया और ये 40 टन हो गया। अब जरा देखिए, पहले हमने 10, इस दर से देखिए, यहां पे तो नील है, यहां पे कुछ नहीं है, हमने 10 टन गेहूं के त्याग के बदले में हमें 10 टन चावल मिल गया, ठीक है। फिर हमें देखिए, फिर हमने कितना घटाया, पहले तो हमने 10 घटाया, अब कितना घटाया, 20 घटाया, अब कितना घटाया, 20 घटाया हमने, समझ रहे हो, पहले हमने 10 घटाया, अब 20 घटाया। अब हमें दूसरे कॉम्बिनेशन में, यानी पॉइंट ए में तो कुछ नहीं है, डैश बी पॉइंट में हमारा जो रेशो बना, ये हमारा लॉस है, ये हमारा गेन है, ये हमने गेहूं का त्याग किया है और ये चावल को हमें प्राप्त हुए, हमें लाभ हुआ है चावल का। अब हमने क्या किया, अगले पॉइंट्स में हमने 20 टन गेहूं के त्याग के बदले में हमें केवल 10 टन गेहूं, देखो इसमें 10 का परिवर्तन कमी हुई, इसमें भी 10 की कमी, इसमें इस बार 20 की हुई, बट इसमें देखिए 10 ही 10 10 10 ही 10 बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि ये उत्पादन बढ़ गया, 20 हो गया, है ना। फिर तीसरे कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो, चौथे कॉम्बिनेशन में, तो इस बार हमने कितना त्यागा है, 30, हमने 30 के बदले में फिर हमें 10 टन मिला है। फिर अगर हम देखें तो ये देखिए, ई कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, इस बार हमने पूरा गेहूं त्याग दिया, यानी 40 टन गेहूं के त्याग के बदले में हमें 10 टन चावल मिला है। तो आपने देखा कि एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु के उत्पादन को अधिक से अधिक त्याग कर ही इसका कम से कम प्राप्त होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस चीज को आप ये समझिए। अब ये नतोदर इसी वजह से तो हो गया, जरा आप देखिए, बात समझिए। देखिए, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है, पहला ये कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन था। अब देखिए, पहले 100 ऐसा है, ये, अब देखो त्यागा हमने इतना, सिर्फ 10 टन त्यागा तो हमें केवल 10 टन ही मिला, हमें केवल 10 टन मिला। फिर अगली बार हमें और ज्यादा त्यागना पड़ेगा, और ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, गेन हमें 10 ही मिलेगा। तो ये हमारा लॉस और गेन, हमें त्यागना ज्यादा पड़ता है और हमें प्राप्त कम होता है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए, पहले हमने इतना त्यागा, फिर हमको ज्यादा त्यागना है पर मिलेगा 10 ही, फिर हमको और ज्यादा त्यागना है, तो आप देख लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट इस तरीके से मूव होता जा रहा है।
तो सीमांत अवसर लागत के कारण ही, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का, तो आप देखिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बढ़ती चली जाती है, हमें त्यागना ज्यादा पड़ता है। पहले हमने केवल 10 टन के बदले में 10 मिल गया, फिर हमें जितना ज्यादा करेंगे। इसी वजह से मेरे दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, यानी हमें गेहूं का ज्यादा त्याग करना पड़ेगा और उसके बदले में हमें चावल कम मात्रा में मिलेगा। इस वजह से ये मूल बिंदु के नतोदर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, तो देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीपीसी कर्व होता है, उसका ढलान यानी ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर होता है, यानी पीपीसी वक्र का ढलान यानी स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे आपने देखा ही है कि पीपीसी कर्व जब हम बनाते हैं, तो आपने देखा कि ये एक तो देखो ऊपर से नीचे की ओर, पहली बात ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर ढलवा आकार का होता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब ऐसा क्यों होता है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। पहला प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको ये दिया कि भाई पीपीसी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के ओर नतोदर इसलिए होता है क्योंकि एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्स वस्तु वाई वस्तु की इकाइयों का अधिक त्याग करना पड़ता है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, यानी बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए वो नतोदर होता है। दूसरी बात, पीपीसी कर्व का जो ढलान होता है वो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं, यानी कहते हैं डाउनवर्ड्स फ्रॉम अपवर्ड, कहते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होता है ये, ठीक है। अगर मैं इसको समझाऊं मैं, तो आप ये देखिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप गेहूं और चावल इन दोनों के उत्पादन को एक साथ बढ़ा सकते हो? नहीं ना। अगर आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, अगर आपको चावल का उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं का उत्पादन कम ही करना पड़ेगा, और अगर चावल के उत्पादन को कम कर लोगे तो गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा। पर आप क्या किसी भी कंडीशन में ऐसा कर सकते हो, गेहूं के उत्पादन को और चावल के उत्पादन को दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हो? नहीं ना, नहीं बढ़ा सकते ना। अगर आप वस्तु एक का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो वस्तु वाई के उत्पादन को कम ही करना पड़ेगा, दोनों का एक साथ उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग है मेरे दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे बाएं से दाएं क्यों होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्रीय समस्या है। अगर हम एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी बिहार में जूतों की फैक्ट्री है, चप्पलों की फैक्ट्री है और आपके पास 10,000 वर्कर है और 10 मशीनें हैं, अगर आप प्रोडक्शन यानी शूज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो आपके स्लीपर्स हैं उसके प्रोडक्शन को आपने डाउनवर्ड करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप चप्पल के यानी अपने स्लीपर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको शूज के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। दोनों के प्रोडक्शन को एक ही समय पे आप नहीं बढ़ा सकते, इसी वजह से उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन कब आता है। देखिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो लंबा जरूर होगा बट आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि जब तक आप ये चीजें ढंग से नहीं समझोगे आपको नहीं आएगा। अब देखिए उत्पादन
संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो है, उत्पादन संभावना वक्र जो है, इसमें जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन यानी चेंज आता है, वो दो ही कारणों से आ सकता है मेरे दोस्तों। पहला कारण होता है हमारा संसाधन। संसाधन में परिवर्तन होगा तो भी उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आएगा। और दूसरा, अगर तकनीक में परिवर्तन होगा तो भी उसमें परिवर्तन आएगा। सिंपल। अब संसाधन में परिवर्तन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक संसाधनों में वृद्धि यानी इंक्रीज, और एक संसाधनों में कमी। ठीक है। अगर संसाधनों में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र, मान लीजिए पहले उत्पादन संभावना वक्र था ए बी। ठीक है, ए बी हमारा उत्पादन संभावना वक्र था। बट क्या हुआ, संसाधनों में वृद्धि हो गई, संसाधन बढ़ गए, संसाधनों में वृद्धि हो गई। यानी एक किसान था, पहले उसके पास केवल 100 एकड़ जमीन थी, बट उसने साथ में ही 50 एकड़ जमीन और खरीद ली। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसकी जो फसल होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसकी जमीन ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए, तो फिर उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकता है, यानी दाईं ओर खिसकता है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि यार अगर जब संसाधनों में वृद्धि होती है तो बाएं ओर खिसकता है, दाएं ओर खिसकता है? ये उन विद्यार्थियों के साथ होता है मेरे दोस्तों जो अर्थशास्त्र को रट्टा मारने में तुले रहते हैं। जो भी विद्यार्थी अर्थशास्त्र को रटने का प्रयास करेगा वो एग्जाम में जाके पजल ही होगा, वो भूल जाएगा कि किस तरफ होता है। तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूं कि जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु यानी जीरो के करीब आना क्या होता है? कम होता है ना। जीरो से दूर जाना वृद्धि होता है। तो भाई देखो, ये पहले जीरो के इतना करीब था, ठीक है, अब वृद्धि हो रही तो नेचुरल सी बात है और ज्यादा दूर जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर जब भी वृद्धि होगी संसाधनों में तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, और जब भी कमी होगी संसाधनों में, जैसे मान लीजिए ये संसाधन है, ठीक है, ये हमारा पीपीसी कर्व है, ए बी, ठीक है, ये हमारा पीपीसी कर्व है भाई, सोच लीजिए आप ऐसा। और अब हमारे क्या होगी, संसाधनों में कमी हो गई। मान लो उस बेचारे गरीब किसान के पास पहले 100 एकड़ जमीन थी और फिर उसके 50 एकड़ जमीन उसको बेचनी पड़ गई, तो अब उसकी जो फसल है वो कम होगी। तो नेचुरल सी बात है, जब कम होगी ना तो वो जीरो के करीब आएगा, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर कब खिसकता है? तो पहला कारण है संसाधनों में वृद्धि होने के कारण, या दोनों वस्तुओं की तकनीक में सुधार होने के कारण। दो रीजन हो सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब इसको समझते हैं। अगर तकनीक की बात करें, देखो हमारा तकनीक में सुधार हो सकता है, और तकनीक में खराबी भी आ सकती है, खराबी। देखो, अब सुधार को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। मान लो एक्स वस्तु, ये जो एक्स वस्तु है इसकी तकनीक में सुधार हो गया। अगर एक्स वस्तु की तकनीक में सुधार हो गया, वाई वस्तु की तकनीक अभी भी कांस्टेंट है, बट एक्स वस्तु की तकनीक में सुधार हो गया। मान लीजिए अब एक्स वस्तु की तकनीक में सुधार हो गया, तो पहले तो पीपीसी कर्व था हमारा, पीपीसी कर्व था, ठीक है, ये तो भाई अब क्या होगा, एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा, जबकि वाई वस्तु का उत्पादन उतना ही रहेगा। ये ए डैश हो जाएगा, जैसे ये ए है, ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश लिख दो, ये भी ए डैश बी डैश लिख दो। अब ये ए ये बी है, तो क्योंकि उत्पादन बढ़ जाएगा। अब आप ये फिर सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा कि ये राइट हैंड साइड जाएगा? जीरो से दूर जाने का ही मतलब होता है वृद्धि। जीरो के करीब आएगा तो कमी होगी। यार सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर इसी को मैं ऐसे कह दूं, अगर खराबी में कह दूं कि एक्स वस्तु की जो तकनीक है उसमें खराबी आ गई, मान लो पहले हमने मतलब सुधार हुआ तो हमने उसका उत्पादन बढ़ा दिया, अब कमी भी तो आ सकती है।
तो देखिए कमी आएगी तो वो जीरो के करीब आ जाएगा, तो वो डाउनवर्ड, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। पहले अगर हमारा ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब देखिए वाई वस्तु की अगर बात करें, अगर वाई वस्तु की तकनीक में सुधार आ जाता है, अगर वाई वस्तु की तकनीक में सुधार आ जाता है तो वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो देखिए जीरो से दूर जाएगा। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश यानी शिफ्ट करेगा अपवर्ड, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। और अगर मान लीजिए वाई वस्तु की तकनीक में खराबी आ जाती है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। जीरो के करीब आना कमी, जीरो से दूर जाना वृद्धि। हमेशा आप इस चीज को माने, हमेशा आप जीरो यानी ओरिजिन को ही आधार स्तंभ लेके चले अपना। तो देखिए हमारा बहुत ही सिंपल है, अगर वाई वस्तु ये ए और बी है, अगर वाई वस्तु की तकनीक में खराबी आ गई है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा यानी नीचे की तरफ गिरेगा। सिंपल सी बात है। अगर दोनों वस्तुओं की तकनीक में सुधार आया, दोनों वस्तुओं की तकनीक में सुधार आया है तो वो राइट हैंड शिफ्ट करेगा। और अगर दोनों वस्तुओं की तकनीक में खराबी आई है, अगर दोनों वस्तुओं की तकनीक में खराबी आई है तो नेचुरल सी बात है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा दोनों, जैसा कि संसाधन के केस में है। जबकि एक में आएगा तो इसे बोलते हैं खिसकाव, उत्पादन समान वक्र का खिसकाव, और इसे कहते हैं उत्पादन समान वक्र का घुमाव। ठीक है, इसे रोटेशन कहते हैं और इसे शिफ्टिंग कहते हैं। और अगर दोनों की टेक्निक इंप्रूवमेंट करती है तो शिफ्ट ही आएगा, और कहते हैं दोनों की तकनीक में खराब होती है तो शिफ्ट आएगा। बट दोनों में किसी एक वस्तु की तकनीक में खराबी आए या सुधार आए तो फिर घुमाव यानी रोटेशन आएगा। तो आई होप मेरे दोस्तों कि ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, क्योंकि एक नंबर पे यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कदार कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है उसके अटेंडेबल और अनअटेंडेबल कहते हैं प्रोडक्शन आउटपुट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये उत्पादन संभावना वक्र, ये उत्पादन संभावना वक्र पर और इनसाइड ऑफ द उत्पादन, तो ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये भी अटेंडेबल। देखो एट लिखा, 10 लिखा और एबल लिख दिया, अटेंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, अटेंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन संभावना वक्र इसके जो प्रयोग है इसको होते हैं प्राय उपयोग, प्राय यानी अटेंडेबल और एक होता है अप्राय जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है प्राय उपयोग संयोग, जिसे नहीं किया जाता उन्हें अप्राय कहते हैं। एबल कॉम्बिनेशन। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, उत्पादन संभावना वक्र पर वो भी अटेंडेबल है और इनसाइड जैसे कि भाई ए बी सी डी ई आर दी अटेंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट। ठीक है, और पीपीसी का एंड मैंने अब यहां पे लिखा है डी ई एफ जी एच आई, ये सारे क्या है, ये भी अटेंडेबल है। फिर आई के बाद आ गया जे के एल एम, ये सारे अनअटेंडेबल है। क्या है, अनअटेंडेबल है, नहीं प्राप्त किए जा सकते। जबकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जे के एल एम एन ओ पी जो भी आप ले लीजिए वो अनअटेंडेबल है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। 1 घंटे के आसपास का वीडियो बना है, बहुत मेहनत लगी है, तो इस मेहनत का मुझे प्रतिफल आप दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।